नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और जिसमें हम अभी अपने चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसकी यौगिक की शुरुआत कर चुके थे। और हमारे इस पार्ट से पहले हमारे 7 पार्ट ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुके हैं और ये हमारा 8th पार्ट है। और हमने काफी बारीकी से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए इस चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपने वो सारी क्लासेस देखी होंगी और आज हम अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को एक कदम और आगे लेकर जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में भी बताया था कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो और इसी चैप्टर में हम ये भी जानने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है। ये जो आपको स्क्रीन पे आईयूपीएसी दिखाई दे रहा है, ये क्या है और इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि यहाँ पे जो हम आईयूपीएसी यानी जो नोमेनक्लेचर यानी जो नामकरण पद्धति हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इस नामकरण पद्धति में जो आईयूपीएसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी फुल फॉर्म है, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी से प्योर एंड ए से अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आईयूपीएसी का पूरा नाम है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं इसकी फुल फॉर्म से और कैसे नाम नोमेनक्लेचर है, और कुछ हद तक हमने बात भी की है जब हमने फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज यानी कि प्रकार्यात्मक समूह और समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे कुछ हद तक हमने इनके नामकरण पे हमने बात की थी। लेकिन मैंने आपको बताया वादा किया था कि जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी जो नामकरण पद्धति है उसको लेकर आऊंगा। और जो भी आपके छोटे मोटे डाउट अगर रह गए होंगे इस टॉपिक में, तो वो कुछ हद तक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत ही आसान फुल फॉर्म है। आपको 1 से 2 बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप इजीली इसकी फुल फॉर्म को याद कर सकते हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण। तत्वों को, यौगिकों को उनके कुछ नाम दिए जाते हैं इस नामकरण पद्धति के द्वारा और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नाम होते हैं कि इसे अंतरराष्ट्रीय रूप में इस नाम को हर कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि अलग अलग देशों में हो सकता है कि जो अलग अलग केमिकल और अलग अलग जो रसायन होते हैं उनको अलग अलग कंट्री में अलग नाम से जाना जाता होगा, लेकिन
अब आप भी ये भी जानते हैं कि आपको अलग अलग देशों से अलग अलग केमिकल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। तो कैसे एक नाम दिया जाए जिसको हर देश मान्य दे, इसीलिए हम आईयूपीएसी नामकरण की जरूरत पड़ी, जिसमें आप नाम में ही है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो नाम दिए जाते हैं उसको पूरा अंतरराष्ट्रीय रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आइए, तो पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ क्विक रिकैप मैंने यहाँ पे स्लाइड में रखा है, और उसके बाद मैं आपको एक एक करके ब्लैंक स्लाइड पे नोमेनक्लेचर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि एक कार्बन वाले को मेथ बोलते थे। अब वही जब एल्केन होता था तो मीथेन हो जाता था। एल्कीन में मेथीन हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता। दो कार्बन वाला एथ होता था जो कि एल्केन में एथेन हो जाता था, एल्कीन में एथीन हो जाता था, एल्काइन में एथाइन हो जाता था। तीन कार्बन वाले को प्रोप, चार कार्बन वाले को ब्यूट, पांच कार्बन वाले को पेंट, और 6 कार्बन वाले को हेक्स बोलते थे। हमने ये भी बात की थी एल्केन में एन लगता था, मैंने आपको बताया है एल्केन में एन लगता था, एल्कीन में इन लगता था, एल्काइन में आइन लगता था। हमने इस पे काफी हद तक चर्चा की थी। उसके बाद आज हमें ये भी देखना है कि जितने भी प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था, पिछली 2 क्लासेस में हमने काफी डिटेल में बात की थी फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह पे, जिसमें हमने इन 5 फंक्शनल ग्रुप जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 फंक्शनल ग्रुप पे बात की थी, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो एल्केन है। और मैं आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस को देखने के बाद प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप में आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, और कैसे अल्कोहल में जो प्रत्यय है यानी जिसको हम बोलते हैं सफिक्स जो है वो ओ एल या ऑल लगता था। आज हम दोबारा बात करेंगे उस पर, मैंने हालांकि इस बारे में आपको बताया था। एल्डिहाइड में एल लगता था, ए एल अंतर है दोनों में। ओ एल ऑल लगता था अल्कोहल में, एल्डिहाइड में ए एल लगता था, इस पे हम बात कर चुके हैं। आज दोबारा भी हम कुछ उदाहरणों के साथ देखने वाले हैं। कीटोन में ओन लगता था, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक अम्ल या ओइक एसिड लगता था, ये इस पे हमने बात की थी। और हेलो देखिए, पहले 4 जो प्रक्रियात्मक समूह, जो पहले 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें सफिक्स यानी प्रत्यय पीछे की तरफ लगते थे। एक हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐसा था जिसमें हम प्रीफिक्स लगाते थे, और इस पे भी हमने कुछ हद तक बात की थी। क्या बात की थी हमने कुछ हद तक, कि कैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो लगता है। मतलब फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो हमने काफी विस्तार पूर्वक इस चीज पे बात की थी, और आज हमें देखना है कि कैसे इसके आयुपैक नेम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ने चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने 6 कार्बन आपको दिखा दिए हैं। अब कार्बन एक को हम मिथ बोलते थे, या मेथ, देखिए अलग अलग किताबों में अलग मिल सकता है, हालांकि आपको ध्यान रखना मिथ बोलिए बात एक ही है। मीथेन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेथेन बोलते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक कार्बन वाला आपका मेथ होता है, 2 कार्बन वाले को एथ या इथ भी बोल सकते हैं, 3 कार्बन वाला प्रोप होता है, 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है, 5 कार्बन वाला पेंट होता है, और 6 कार्बन वाला हेक्स होता है। इस पे हमने बात की थी। हालांकि मैंने आपको कुछ और भी बताए थे, लेकिन आपके क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको इन 6 के बारे में जानकारी है तो उतना काफी है। हालांकि 7 कार्बन वाले को हैप, 8 कार्बन वाले को ऑक,
9 कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को डेक बोलते हैं, 11 वाले को अनडेक और 12 वाले को डो डेक बोलते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कराने वाला हूं आईयूपीएसी नामकरण पद्धति की तरफ आपको लेके चल रहे हैं, और जहां पे हमने बात की थी एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो था एल्काइन। क्या नाम था? एल्काइन। तो हमने ये भी जाना था कि एन प्रत्यय लगता है किसमें, देखिए एन लगेगा किसमें, एल्केन में, इन लगेगा एल्कीन में, एल्काइन में आइन लगेगा। तो चलिए एक बार फटाफट से नाम लिख देते हैं। तो एल्केन परिवार के जो पहला सदस्य होता है इसे हम मीथेन बोलते थे, या मीथेन, मीथेन, मीथेन या मेथेन बात एक ही है। एल्कीन वाले में मेथीन होता, अगर अगर इसमें पहला सदस्य होता तो मेथीन होता, लेकिन हमने ये भी बात की थी कि कार्बन की चतुसंयुक्ता पूर्ण न होने के कारण मेथीन मेथीन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक उसी प्रकार मेथाइन, मेथाइन भी कार्बन चतुसंयुक्ता पूरा होने के कारण ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास केवल क्या होता है, मीथेन ही होता है। लेकिन दो कार्बन से हमारे पास सब होते हैं, तो दो कार्बन वाले को एथेन, एन जोड़ देंगे लास्ट में, एल्कीन में एथीन जोड़ देंगे और एथाइन जोड़ देंगे एल्काइन में। अब एक चीज मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको इनके रासायनिक सूत्र के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है कि कैसे किन सामान्य सूत्र, जिसमें एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इनके सूत्र आप निकालना सीख चुके होंगे, हमने पिछली क्लास में बात कर ली है। आज हमारा फोकस केवल इनके नामकरण पे है, आज हमारा फोकस केवल इनके नामकरण पे है, जिसमें हमें ये जानना है प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इस पे हमें बात करनी है। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। उसी प्रकार 6 कार्बन वाले पे हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन। हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन, इस पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। इस पे हमने बात कर ली थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। कैसे? कार्बन की संख्या के आधार पर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम हम लिखते हैं। इस चीज को आपको याद ध्यान रखना है आपको। अब हमारा जो अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अपने प्रकार्यात्मक समूह की तरफ, और हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमने प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा था वो है हेलो एल्केन। हेलो, ओ सबसे पहले है हमारा जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है हेलो एल्केन। क्या है?
हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हमने जाना था कि जो हैलोजन इसमें जो हैलोजन्स हमारे तत्व होते हैं, जो हमारे हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने उसको एक्स से डिनोट किया था, और एक्स की जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। और हमने बात की थी कि कार्बन की संख्या के आधार पर हम इनका नाम लिखते थे। चलिए आगे नाम लिखना बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर फ्लोरीन होगा तो हम फ्लोरो लगाएंगे उपसर्ग के रूप में, यानी प्रीफिक्स के रूप में। किसके रूप में? प्रीफिक्स के रूप में। अगर क्लोरीन होगा तो हम क्लोरो लगाएंगे, अगर ब्रोमीन होगा तो हम ब्रोमो लगाएंगे, अगर आयोडीन होगा तो हम आयोडो लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो जैसा कि हमने CH3Cl, आपको कार्बन की संख्या देखनी। सबसे पहले CH3Cl है, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। और आप इसका ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन का नाम लिखते हैं हेलो, यहाँ इन चारों में से जो भी होगा उसका कोड आएगा। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो इनके जो हम नाम लिखते हैं वो हेलो एल्केन, जो भी एल्केन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम क्या लगाते हैं? क्लोरीन के लिए हम लगाते हैं क्लोरो। और यहाँ पे एक कार्बन वाला यौगिक मौजूद है, क्योंकि देखिए एल्केन से एक हाइड्रोजन जाएगा तभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा उसकी जगह पे। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि CH4 है या नहीं। अगर CH4 होता तो वहां पे कार्बन की चतुर संयोजकता तो सेटिस्फाई होती ही नहीं। तो ये हो जाएगा क्लोरो। मीथेन बोलिए, मीथेन बोलिए, बात एक ही है। क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। याद रहेगा। देख ध्यान दीजिएगा, यही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें जो आपका नामकरण पद, जब नाम आप रखेंगे तो उसका उपसर्ग लगेगा उस फंक्शनल ग्रुप यानी उस प्रकारात्मक समूह का। बाकी इसके अलावा जो भी हम चार देखने वाले हैं उन सब में हम प्रत्यय लगाएंगे। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। C2H5, हम यहाँ पे Br ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Br ले लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रोमीन को देखते ही आपको सबसे पहले क्या लगाना है? ब्रोमो। और दो कार्बन वाला यौगिक यहाँ पे मौजूद है तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन चारों में से कोई भी हो उसके लिए उसका कोड लगा देंगे। अब उसके बाद कौन सा एल्केन आपको लिखना है, कौन सा एल्केन आपको लिखना है, उसके लिए आप कार्बन की संख्या पे ध्यान देंगे। यहाँ पे एक कार्बन था तो हमने मीथेन लिखा, दो कार्बन था तो ब्रोमो, ब्रोमो तो ब्रोमीन के लिए लिखा है, दो कार्बन है तो एथेन लिखा। चलिए एक और आखिरी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे C5H11Br होता तो यहाँ पे ब्रोमीन के लिए तो ब्रोमो आएगा, ब्रोमीन के लिए तो ब्रोमो आएगा। और पांच कार्बन वाला यौगिक है हमारे पास, तो हम सभी जानते हैं कि पांच कार्बन वाला क्या होता है? पेंटेन होता है। तो ये हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी प्रकार के आसान आसान से नोमेनक्लेचर 10th क्लास के सिलेबस में है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे जो नोमेनक्लेचर है उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और वहां पे आप अलग अलग रूल्स भी देखेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। तो अभी आपको एज पर 10th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस आपको इसी प्रकार के आसान आसान से नोमेनक्लेचर आपको यानी नामकरण आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए नंबर दो, दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल। क्या था? अल्कोहल। और उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, केवल OH होगा। अब यहाँ पे आइए, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें उपसर्ग आगे की तरह से, में क्लोरो ब्रोमो हम आगे लगा रहे थे तो इसमें वैसा नहीं होने वाला। हमने पहले भी बात की थी कि एल्केन का ई हट के बाकी चीज इसमें ऐड होंगी। हमने अपने शुरुआत के लेक्चर में बात कर ली थी। यहाँ पे एक कार्बन है उसके साथ, तो यहाँ पे
इनके आईयूपैक नेमिंग में ओ एल ऐड होगा, ओ एल या फिर उसी को हम ऑल बोलते हैं किसमें, हिंदी में। तो एक कार्बन वाला जो मीथेन था, ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो एक कार्बन वाला मीथेन था उसमें से जब एक हाइड्रोजन हट के OH आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका E हट जाएगा, E माइनस हो जाएगा और OH के लिए OL जुड़ जाएगा, तो इसका नाम होगा मीथे NOL। ध्यान दीजिएगा, मीथेन से E हटा है और OL और जुड़ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक इसी प्रकार ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। इसी प्रकार हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रोपेन वाला उदाहरण ले लेते हैं, C3H7OH, C3H7OH। तो आपको ध्यान क्या देना है, यही ध्यान देना है। आइए देखिए, 3 कार्बन वाला है तो प्रोप तो लगेगा ही, और प्लस अल्कोहल जुड़ रहा है, तो हिंदी में ऐसे इस प्रकार से प्रोपेनॉल, या फिर इसी में प्रोपेन अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रोपेन में से ई, ऐसे प्रोपेन होता, लेकिन अब हमारा अल्कोहल जुड़ गया है तो प्रोपेन में से ई हट जाएगा, ओ एल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आयु, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। और कभी कभार आपको ये इतना शॉर्ट फॉर्म में ना देके ये इस प्रकार से भी दे सकता है, तब भी आपको घबराना नहीं है, केवल आपको कार्बन की संख्या गिननी है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो उसका नाम भी क्या होगा, प्रोपेनॉल। चलिए अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, जो कि था हमारा एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शन ग्रुप था, एल्डिहाइड, जिसकी पहचान मैंने आपको CHO से बताई थी। और केवल CHO नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो OH भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसकी पहचान ये है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा और दूसरी तरफ OH आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, OH तो है ही, प्लस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ OH नहीं, हाँ H जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, तभी वो CHO होगा। OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, उसमें हम अगला हमारा फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, CHO C डबल बॉन्ड, O ऊपर, H अलग से कार्बन से जुड़ा होगा, O और H साथ में नहीं होंगे। अगर O और H साथ में होते वो तो हमारा अल्कोहल में ही आ जाता। समझ में आ रहा है आपको? अब आइए इनके कुछ नामकरण देखते हैं। तो इसका जो पहला मेंबर मैंने आपको बता रखा है, तो एक कार्बन वाला मीथेन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मीथेन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में ई हटता है और एल जुड़ता है। इसके बारे में हमने पहले बात कर रखी है कि इसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा वो एल जुड़ेगा, यानी जो हमारा मीथेन था उसमें से हमारा एन हट के क्या जुड़ जाएगा, अल या एल जुड़ जाएगा। ठीक है, मीथेनल। तो इसका जो नाम हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन नल। क्या हो जाएगा, मीथेनल। और हिंदी में इसी को हम लिख देंगे। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम में, क्योंकि ये जो चीजें हैं आयुर्वेद नोमेनक्लेचर जो है, ये इंग्लिश में समझना थोड़ा सा स्पेलिंग के हिसाब से ज्यादा आसान है, तो आपको दोनों साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमें केवल इसको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ई हट के एल लगना अंग्रेजी में इसको समझना ज्यादा आसान है, किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू हिंदी की तुलना में। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे, CH3CHO, कार्बन 2 है तो इथेन तो लगना ही लगना है, और इथेन से ई हट के क्या लगेगा, Al, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। हिंदी में भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, एथेनल। तो इसमें प्रत्यय क्या जुड़ रहा है, Al जुड़ रहा है, या उसी को हम हिंदी में अल या एल बोल देते हैं, आपको कंफ्यूज
नहीं होना है, हालांकि इमिथेनल ए एल जुड़ता है तो वो अल होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अपने चौथे फंक्शनल ग्रुप की तरफ। किसकी तरफ? चौथे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोल देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देते हैं उसको हम हिंदी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने आपको पहचान बताई थी, COOH। और सिर्फ COOH नहीं, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और एक तरफ OH होगा। अंतर मैंने आपको समझाया था अभी एल्डिहाइड में, कि वहां पे O और C डबल बॉन्ड O होगा, प्लस नीचे सिर्फ H होगा, इसमें होगा OH। और यहाँ पे जो हमारा प्रत्यय यानी जो हमारा सफिक्स जुड़ता है वो जुड़ता है ओइक अम्ल। इंग्लिश में या तो हम इसको ओइक एसिड बोल सकते हैं, या हिंदी में उसी को हम बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोल देते हैं? ओइक अम्ल। आइए एक उदाहरण के साथ हम आपको डिस्कस करते हैं। पहला उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, कार्बन एक है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन है। देखिए एक कार्बन है तो मीथेन तो होगा, और प्लस मैंने आपको पहले भी बताया है मीथेन से ई हटेगा, ओइक एसिड जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड या मीथेनोइक अम्ल। अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो देखिए इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा आसान है समझना, हालांकि नाम उसी को देखिए, मीथेन में से ई हटा के हमें क्या जोड़ देना है? ओइक एसिड जोड़ देना है, या ओइक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो वही हुआ है, मीथेन से ई हटा, इसका नाम हो गया मीथेनोइक अम्ल या मीथेनोइक एसिड। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। CH3COOH। कितने कार्बन है हमारे पास? दो कार्बन वाला एथेन होता है, आपको ध्यान रखना है, 2 कार्बन वाला इथेन होता है। तो और इथेन से इथेन के लास्ट में ओइक जोड़ देना है, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजी में थोड़ा आसान है। 2 कार्बन वाला इथेन होता है तो केवल यहाँ पे हमें इथेन में से ई हटा के क्या जोड़ देना है? ओइक एसिड या ओइक अम्ल भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। कार्बन की संख्या को देखना है। क्या देखना है? कार्बन की संख्या को देखना है। अगर आपने पिछली क्लासेस को ध्यान से समझा होगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रह जाएगा। और मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान बार बार एक चीज को रिपीट किया है कि अगर आपके इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत परेशानी होने वाली है। और यही वो चैप्टर है जो विद्यार्थियों को बहुत आसान भी लगता है। आसान कब लगता है? जब उनके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होते हैं, यानी जो उनका बेस होता है इस चैप्टर से, जो मूलभूत जो शुरुआती चीजें हमने पढ़ी थी अपनी शुरू की कुछ क्लासेस में, वो अगर आपका स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समस्या होगी। तो आइए एक और फंक्शनल ग्रुप हमारा बच रहा है, वो है कीटोन। एक और फंक्शनल ग्रुप हमारा बचा हुआ है कीटोन। इसके भी नामकरण पद्धति को हम देख लेते हैं और इसकी पहचान के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ द्विबंध जुड़ा होगा और उसके दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप भी हम उसको बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप भी हम कभी कभार बोल देते हैं। किस चीज को? इसको। तो आइए, हमने इसके पहले मेंबर का भी नाम देखा था कि यहाँ पे जो इस परिवार का जो पहला सदस्य होता है, इस परिवार का जो पहला सदस्य होता है वो होता है प्रोपेनॉन। तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ता है? ONE जुड़ता है। एल यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, प्रोपेन से ई हटा के हमने ONE जोड़ दिया। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे जो प्रोपेन हमारा था,
प्रोपेन में से ई हटेगा अगर इस प्रकार का फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जुड़ जाएगा ONE ओन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। या फिर कभी कभार कार्बन की पोजीशनिंग के साथ लिखा होता है, तो यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर कार्बन को आप नंबरिंग देंगे तो कीटोन ग्रुप 2 नंबर पे जुड़ा है, तो इसका नाम प्रोपेन टू ओन भी या प्रोप टू ओन भी हो सकता है। क्या प्रोपेन नॉन भी बोल दीजिए या प्रोप टू ओन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोप टू ओन। हिंदी में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोप टू ओन, प्रोपेन टू ओन, ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको समझना यही है कि कैसे ओन जुड़ रहा है आखिरी में, यही है इसकी नोमेनक्लेचर की पहचान। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो भी हमने अभी फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी इसका आइडिया ऑलरेडी दे दिया था, तो उम्मीद है कि आप पिछली क्लासेस से रिलेट करके, जिन्होंने भी ईमानदारी से हमारी पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने उसको अटेंड किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज वाला जो हमारा पार्ट 8 है, ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपके बेसिक्स में अगर थोड़ी सी भी अगर आपने चीजें, अगर आपको 50-50% क्लियर है, या थोड़ी सी आप समझने में अगर समझ नहीं पाए हैं चीजों को, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपके पास रिकॉर्डेड मोड में वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके IUPAC नामकरण में आपको कोई समस्या आई होगी। और आने वाली क्लासेस में हम और डिटेल में और विस्तार में इन IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, इस रिवीजन कीजिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। अभी का क्लास चल रहा है क्या?